ठीक है। अब रिस्पॉन्स जो है वो उसके बाद क्या है, रीइंफोर्समेंट देते रहें, इसी तरह रीइंफोर्समेंट होगी और फिर रेपिटेशन होती रहेगी। और फिर उसने कहा था रीइंफोर्समेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव ये हो सकता है कि आपने कोई काम लेना है तो आप उसे क्या कर दें, एक बच्चे को आप कहें कि आप यार गिनती सुनाओ, मैं आपको एक टॉफ़ी दूंगा, वो दोबारा फिर याद करेगा, मैं 2 दे दें। मतलब वो रिस्पॉन्स क्या हो गया, आपने रीइंफोर्स उसे क्या पॉजिटिव दे दिया, फिर दे दें। अगर वो गाली निकालता है तो वो उसे क्या करें, थोड़ा सा डांट दें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये चीज़ें कहता है कि अफेक्ट करती हैं किसी हद तक। देखिए ना, साइकोलॉजी से रिलेटेड बात है। कोई बंदा गुनाह करे तो उसे पनिशमेंट मिल जाए तो दोबारा करने से रुक जाता है। आप फिर उसने बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट किया, एनिमल्स के ऊपर किया, रैट के ऊपर किया। ठीक है, रैट के ऊपर उसने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के ऊपर उसने एक लॉफ ऑफ ब्रेड ऊपर लटका दिया, चूहे को भूखा छोड़ दिया, वो ऐसे उछलता, ऊपर से एक ब्रेड जो है थोड़ा सा डाल दिया जाता, गिरता, फिर उसके बाद वो ज़्यादा ऐसे उछलता कूदता, फिर 2 ब्रेड 3 ब्रेड ऐसे इजाफा करता, वो ज़्यादा उछलता। यानी उसने रेपिटेशन एनिमल्स पे किया, बंदर पे किया, बनानास के जरिए, 1 बनाना 2 बनाना 3 बनाना, इस तरह बनानास वगैरह दिए गए। अब ये वो ज़्यादा एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बिहेवियरिस्ट। अब ये करते जा रहे थे। जैसे नोम चॉम्स्की ने इसको अच्छी तरह स्टडी किया, उसने कहा कि ये तो भाई ठीक नहीं है। अब वो क्या कर रहे थे, एक तो एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे थे, एक वो लैंग्वेज को सिर्फ कह रहे थे कि ये सिर्फ बिहेवियर के थ्रू ही आती है। उसको इसीलिए उनको क्या कहा गया, बिहेवियरिस्ट। फौजिया क्या कहा गया उनको, बिहेवियरिस्ट कहा गया। वो बिहेवियरिस्ट थे। और उनमें थॉर्नडाइक का नाम भी है। उसमें सब पे टॉप पे जो फिलासफर खड़ा है उनका जॉन लॉक था, थॉर्नडाइक था, उसके फॉलोअर थे। उसमें BF स्किनर आता है, BF स्किनर के आगे फॉलोअर आते हैं। इसको मैंने थॉरली आपको पहले भी टीच किया हुआ है। आप मेरा लेक्चर जो है यूट्यूब पे जाएं, BF स्किनर बाय सर्राना लिखें, उससे रिलेटेड आपको बड़ी डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, उसको भी सुनिएगा। और फिर आपने नोम चॉम्स्की से यूनिवर्सल ग्रामर से रिलेटेड भी मैंने आपको ये सारे पढ़ा के उस पर अपलोड किए हुए। तो हाँ, नोम चॉम्स्की आज हम डिस्कस करेंगे जनरेटिव ग्रामर को, यूनिवर्सल ग्रामर को, कि यूनिवर्सल ग्रामर वो क्या कहता है, व्हाट इज हिज आइडिया रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, आप देखें 100 दफ़ा भी असाइनमेंट पढ़ लें तो शायद ये आपको शायद समझ ना आए। लेकिन मैं चूंकि आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिकल इस तरह के आ जाएं कि आपको अगर वो पूछ लें तो आप कुछ उनको बताने वाली बने हो। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर होगी कि जॉन लॉक ने सबसे पहले टैबुलर ऐसा कहा कि माइंड ब्लैंक स्लेट है। थॉर्नडाइक ने फॉलो किया, डिफरेंट लोगों ने फॉलो किया, फॉलो करते हुए BF स्किनर के पास बात आ गई। वो भी कहता है कि इंसान जो है उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस और बिहेवियर लिख देते हैं वही है। लैंग्वेज सिर्फ बिहेवियर है। एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा, चूहे पे किया, बंदर पे किया, इंसानों के ऊपर भी किया। उसने कहा, मिसाल के तौर पर अपनी बुक के अंदर वो लिखता है, कहता है कि आप एक बॉस के पास दोपहर को जाते हैं, तो यानी मॉर्निंग टाइम जाते हैं, तो वो कोई अच्छा बिहेवियर शो नहीं करता, मतलब गुस्सा करता है। ठीक है, लेकिन आप सुबह गए तो उसने आपकी बात ही नहीं सुनी, फाइल पे साइन नहीं किए, दोपहर गए, चाय भी पिलाई, बिठाया, बिस्किट भी खिलाए, और फिर आप वापस आ गए। अब सुबह कोशिश ये करेंगे कि दोपहर को ही अगली दफ़ा मिले, कि मॉर्निंग टाइम वो गुस्सा करता है। बिहेवियर से बहुत कुछ, बिहेवियरिज्म, उन्होंने कहा बिहेवियरिस्ट ही सब कुछ है। मतलब ये इम्पैक्ट करता है बिहेवियर एक चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, उसकी लैंग्वेज लर्निंग में। उसमें मैंने कहा जैसे एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट थे। नोम चॉम्स्की ने कहा ऐसा नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ बिहेवियर के थ्रू नहीं आती। लैंग्वेज अगर बिहेवियर के थ्रू आती तो अगर एनिमल के सामने यही बिहेवियर किए जाएं तो वो लैंग्वेज क्यों नहीं बोलता। उसने कहा कि इंसान के पास एक इनेट कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है? इनेट कैपेबिलिटी है लैंग्वेज। सर बातें तो दोनों ही ठीक हैं,
इंसान के अंदर उन्होंने कहा कि इनेट कैपेबिलिटी है, तो वो तो अल्लाह पाक सलाहियतें ये बच्चे को देता है ना। और दूसरी तरफ सर ये जो बिहेवियरिस्ट हैं, वो भी बात ठीक है सर, बिहेवियर से भी तो बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ते हैं ना, अच्छे बुरे। एग्जैक्टली लेकिन फौजिया ये देखें, वो सिर्फ कह रहे थे कि बिहेवियर ही लैंग्वेज है। जी। मतलब वो कोई इसको इसके कायल नहीं थे क्योंकि दिमाग के अंदर भी कोई कैपेसिटी मौजूद है। इसने दरियाफत किया कि ये ब्रेन की कैपेसिटी है, ब्रेन बोलता है, ब्रेन जो है वो प्रोडक्शन भी करता है, रिसेप्शन भी करता है। ये यहाँ तक बात लेकर आने वाला नोम चॉम्स्की है। नोम चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो साइंटिफिक रिसर्च के ज़्यादा करीब है, यानी उसको साइंटिस्ट भी मानते हैं कि दिमाग जो है, देखें दिमाग के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड यानी राइट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लैंग्वेज प्रोडक्शन करता है, इधर रिसेप्शन होती है राइट साइड। ये दोनों मिलके काम करते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि कहीं पे लेड लगी हुई है। उसने ये नहीं कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया, उसने अंदाजे से बताया, अब्स्ट्रैक्शन फॉर्म से ही कहता है मेरा आइडिया है। उसने कहा कि यहाँ पे लेड लगी हुई है बच्चे के दिमाग के, और ये खुद फंक्शन करती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। फिर इसी को एक्सपेंड करता हुआ वो लेकर आया बात इनेट यानी लेड को का कंसेप्ट दिया। पहले उसने नेटिविटी का कंसेप्ट दिया कि ये नेचुरल इंस्टिंक्चुअल उसकी एबिलिटी है। लैंग्वेज कहता है लैंग्वेज एबिलिटी, लैंग्वेज एक लेड के थ्रू आती है और लेड जो है बिल्ट इन है माइंड के अंदर। अब लेकिन वो ये नहीं कहता कि लैंग्वेज बच्चा लेकर पीछे से आया है। वो कहता है नो, लैंग्वेज पीछे से नहीं लेकर आया, नॉन इंस्टिंक्चुअल नहीं है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि वो अब्सॉर्ब खुद उसको कर लेती है, यानी एनवायरनमेंट से पिक कर लेती है चीज़ों को और वो खुद फंक्शन करना शुरू हो जाती है, और ये दिमाग के अंदर कहीं लगी है। और वाकया ही मैंने अगले दिन आपको बताया था कि हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशन, हमारे पैशंस, हमारे मतलब जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है, ये दिमाग के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। आपने मोस्टली लोग देखे होंगे कि जो पागल हो जाते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। दिमाग बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता है इंसान की, क्योंकि दिमाग जो है ना यही तो हमें लेके फिर रहा है। और दिमाग के अंदर 100 बिलियन सेल हैं, ये बात याद रखिए, 100 बिलियन सेल। दुनिया की आबादी 7.8 2000 नवंबर 2020 के मुताबिक 7.8 बिलियन, और कितने सेल हैं 100 बिलियन। कितनी ज़्यादा यानी दिमाग की कैपेसिटी है कि पूरी एक यूनिवर्स है। यहाँ पे उसने कहा कि भाई यहाँ पे कोई लेड लगी हुई है, और ये सारा उसका अब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, उसने बस इतना बताया। उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी और से ज़्यादा वर्क किया। आजकल तो न्यूरोलिंग्विस्टिक और कहीं से साइकोलिंग्विस्टिक, न्यूरोलिंग्विस्टिक, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक, क्या क्या चीज़ें आ गई। ब्रोका एरिया उस पर वर्क होने लग गया, वर्ण की एरिया पे वर्क होने, अफेजियाज के ऊपर वर्क होने लग गया कि लैंग्वेज के अंदर अगर कोई स्टटरिंग करता है तो वो भी दिमाग के अंदर कोई इशू होता है, लेफ्ट या राइट ब्रेन के अंदर कोई इशू होता है। स्टटरिंग आई लाइक, जैसे वो बोलते हैं ना टोल्ड, तो दिस इज आल्सो स्टटरिंग। ये इशू न्यूरोलिंग्विस्टिक की स्टडी के अंदर आ गया। न्यूरोलिंग्विस्ट जो है वो आपको बताता है कि ये स्टटरिंग का इशू है, ये अफेजिया किस तरह से आया है लैंग्वेज के अंदर, वो स्टडी करके आपको बताता है न्यूरोलिंग्विस्टिक। तो इसने थोड़ा सा ये साइंटिफिक थ्योरी ज़्यादा लगती है। मतलब स्किनर भी ठीक है, लेकिन ये स्किनर को रिजेक्ट करने वाला, उसकी रिबटल देने वाला, उसकी थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला ये कहता है नो, सिर्फ बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर से मोर देन है। यहाँ पे लेड लगी हुई है, लेड खुद फंक्शन करती है। और उसने दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त फौजिया की। उसने फिर आगे इसी को एक्सपेंड करते हुए आपको कंसेप्ट दिया, नोट करें, लर्निंग का और लैंग्वेज एक्विजिशन का, यूनिवर्सल ग्रामर का, यूजी का। यूनिवर्सल ग्रामर कहता है कि नोम चॉम्स्की ने कहा कि इंसान के माइंड के अंदर, नोम चॉम्स्की अभी भी जिंदा है, अमेरिकन है, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, क्रिटिक है, सोशल क्रिटिक है,
लिंग्विस्ट है, साइंटिस्ट है, न्यूरोलिंग्विस्ट है, नाम है नोम चॉम्स्की, अभी भी जिंदा है और मैं इसके अक्सर इंटरव्यू सुनता रहता हूँ। अच्छा, इसने आपको कहा कहता है कि इंसान के चाइल्ड के माइंड के अंदर है वो यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो उसके अंदर मौजूद है। मतलब उसने कहा कुछ लैंग्वेज होती हैं वो उसने बड़ा ज़बरदस्त, ये नोट करें चीज़ जो नोट करने वाली है। उसने कहा कुछ लैंग्वेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब उनमें हेड जो है वो पहले आता है। उसने कहा कि जो जैपनीज लैंग्वेज हैं जैसे और इंग्लिश, इन दोनों में फ़र्क है। मतलब ये है हेड एंड लैंग्वेज। आपको मैंने बताया था ना हेड इसमें हेड फाइंड करना चाहिए। हेड क्या होते हैं, हेड वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने बताया था वो नाउन जो होते हैं, नाउन फ्रेज वगैरह, वर्ब फ्रेज वगैरह, एडजेक्टिव फ्रेज वगैरह, इस तरह के। कहता है कुछ जापानीज लैंग्वेज क्या है, हेड एंड है, यानी वो एंड से स्टार्ट होती हैं, उनके जो नाउन है वो एंड पे आते हैं, सब्जेक्ट वगैरह। और ये क्या है, इंग्लिश में शुरू पे आते हैं। इसको उसने क्या कहा, हेड फर्स्ट, हेड फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी हेड इनिशियल। इसको उसने क्या कहा, कहता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज दो मेन चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं यूनिवर्सल ग्रामर को अगर आप समझना चाहते हैं। कुछ लैंग्वेज उसने बताया कि हेड इनिशियल होती हैं, कुछ लैंग्वेज उसने फौजिया बताया कि हेड फाइनल होती हैं, मतलब वो हेड एंड होती हैं। जैसे जापानीज़ लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज में देख लें ऐसे लगेगा कि जैसे वो लास्ट पे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो अजीबोगरीब किस्म की वो लैंग्वेज है। जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक लीनियर ऑर्डर है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसने कहा कुछ लैंग्वेज हेड इनिशियल होती हैं, कुछ हेड फाइनल होती हैं, हेड एंड होती हैं। इस तरह का उसने कंसेप्ट दिया। ये आपको उसने कंसेप्ट किस में दिया, उसने दो कंसेप्ट बताए, प्रिंसिपल एंड पैरामीटर। प्रिंसिपल और पैरामीटर के अंदर वो बताता है कि कुछ लैंग्वेज हेड इनिशियल होती हैं, कुछ हेड फाइनल होती हैं। उसमें उसने जापानीज और इंग्लिश का डिफरेंशिएशन उसने बताया। अब इसमें वो क्या बताता है कि ये यूनिवर्सल ग्रामर बच्चे को टीच नहीं की जाती। आप किसी बच्चे को मुझे बताएं, जब हम घर में बोल रहे होते हैं उर्दू, तो हमारे जो बच्चे उर्दू बोलते हैं उन्हें पता चलता है सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। कभी वो यूं कहते हैं कि बफलो दे गो टू ग्रास, बिल्कुल एक फॉर्म और एक स्ट्रक्चर फॉर्म और में जो है स्ट्रक्चर, ही बोलते हैं, फॉर्म और स्ट्रक्चर में बोलते हैं, और वो बिल्कुल लीनियर और ठीक बोल रहे होते हैं उसी लैंग्वेज में, जिसको भले वो पंजाबी ही क्यों ना बोल रहा हो। आप उसे किसी स्कूल में टीच नहीं करती, लेकिन पंजाबी का सेंटेंस बिल्कुल ठीक बोलेगा वो। इसी से वो उसने कहा कि ये यूनिवर्सल ग्रामर उसके माइंड में है। यानी ये ग्रामर वो जिस भी एरिया का बच्चा होगा, आप उसे सिखाएं नहीं, लेकिन वो ग्रामर उसने यूनिवर्सल ग्रामर यूजी देती है, उसके माइंड के अंदर है। फिर उसने कहा मिनिमलिस्ट, इसको नोट कर लें, दूसरा पॉइंट ये मैंने किस में डिस्कस किया, इसको प्रिंसिपल और पैरामीटर में। प्रिंसिपल एंड पैरामीटर। प्रिंसिपल और पैरामीटर में क्या चीज उसने कहा कि कुछ लैंग्वेज क्या होती हैं, हेड इनिशियल होती हैं, कुछ हेड फाइनल होती हैं। दूसरा उसने हेड एंड और फिर हेड फाइनल। हाँ, कुछ हेड इनिशियल, ये लिख लें, हेड इंग्लिश हेड इनिशियल है। इनिशियल का मतलब होता है जहाँ स्टार्ट होना, और ये क्या है, हेड एंड, जापानीज। तो जापानीज हो गई, ठीक हो गया। और हेड फाइनल, हेड फाइनल, नो हेड एंड और हेड इनिशियल, वो उसी को मैं कह रहा था, हेड फाइनल और हेड एंड, ठीक है, इसी को जापानीज को। और ये हेड इनिशियल इंग्लिश। अब ये किस में उसने डिस्कस किया, प्रिंसिपल पैरामीटर एंड प्रिंसिपल में। दूसरा उसने एक और पॉइंट डिस्कस किया, ये यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर, हेडिंग के अंदर दूसरा उसने पॉइंट डिस्कस किया, इसको भी नोट कर लें, मिनिमलिस्ट प्रोग्राम। मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, इसके अंदर वो बताता है, मिनिमलिस्ट प्रोग्राम के अंदर बताता है
कि ये कोई थ्योरी नहीं है जो मैं अभी कहता आप लोगों को बताने लगा हूँ. इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम. एंड हाउ डज इट फंक्शन? ही सेज child does not need to learn syntactical category of language. उसे सिंटैक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है. उसे पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ना बताएं वो खुद ही सीख जाता है. बताएं घर में बच्चे को हम जब पंजाबी, इंग्लिश, पुर्तगीज, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीस जो भी सिखाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या जोन सा भी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट वो खुद ब खुद सीखे, चाहे वो हेड इनिशियल हो, जैसे सर हमने चाहे अभी वो सेंटेंस का एनालिसिस किया, उसमें यहाँ आईसी था जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूटिवल, उसमें हम लोग देख रहे हैं नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशन, लेकिन बच्चा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रामर बोलता है. एग्जैक्ट ग्रामर बोलता है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पे वो भी इसी चीज़ को लेके चल रहा है. वो कहता है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप एक इंग्लिश बच्चे को ना किसी फॉर्मली स्कूल में दाखिल करवाएं, वो अपनी ग्रामर खुद ही सिंटैक्टिकली खुद ही सीख लेगा. सिंटैक्स मीन कि उसके स्ट्रक्चर वाइज, बट लेक्सिकल वर्ड्स ही हैज़ टू लर्न. एक चीज़ उसे सीखनी पड़ती है. उसने दूसरी मतलब सिंटैक्स ये लिख लें. कहता है कि सिंटैक्टिकल जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली सीख लेता है. सिंटैक्टिकल सिंटैक्टिकल कैटेगरीज वो लर्न कर लेता है, बट द लेक्सिकल वर्ड है. हाँ जी, लेक्सिकल जो लेक्सिकल इंफॉर्मेशन है वो उसे सीखनी पड़ती है. लेक्सिकल उसको जो कैटेगरीज है, लेक्सिकल वर्ड्स जो हैं उसे सीखने पड़ते हैं. लेक्सिकल वर्ड्स का तो आपको पता ही है. लेक्सिकल वर्ड कौन से हैं? नाउन, वर्ब, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इनके मज़ीद आगे कितने वर्ड्स होते हैं वो सारे कहता है उसे सीखने पड़ते हैं. बट ऑर्डर कौन अरेंज करती है? यूनिवर्सल ग्रामर. ऑर्डर कौन अरेंज करती है उसके माइंड के अंदर? यूनिवर्सल ग्रामर. He does not need to learn any language from school, the syntax, वो इधर खुद ही घर से ही सीख लेता है. घर से ही सीख लेता है. देखिए मैंने आपको BF स्किनर भी पढ़ा दिया, नोम चॉम्स्की भी पढ़ा दिया. आप कोई भी आप किताब उठाएं उसको एक दफ़ा पढ़ेंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं. एक दफ़ा भी अगर आप टाइम दें, 10 मिनट दें, 20 मिनट उसकी है तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, बिहेवियरिस्ट भी स्किनर और ये जो नोम चॉम्स्की हैं इनकी मुझे समझ आ गई है. और फिर मैंने डीप स्ट्रक्चर की असाइनमेंट आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी. डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर. अगर तो इसका फौजिया आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं अभी ये भी आपको समझा देता हूँ. नहीं, बता दें जरा क्या है ये डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर. अच्छा, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है, सरफेस जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है किसी लैंग्वेज का, मतलब जैसे जापानीज़ में मैंने बताया कि हेड एंड है वो, ठीक है. और इंग्लिश मैंने क्या बताया? हेड इनिशियल है. क्या स्ट्रक्चर है इंग्लिश का अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, किसी एक को ले लें, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. मैं आपको ये कहता हूँ यहाँ पे ये है उसका क्या है? सरफेस. ये उसका डीप स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का. अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ. शी reads a book. She plays हॉकी. ठीक है. अब ये उसने क्या बताया? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ये इसका डीप स्ट्रक्चर है. मैं फिर करता हूँ. शी डज नॉट प्ले. शी डज नॉट प्ले. डज शी प्ले? हाउ डज शी प्ले? एंड हॉकी इज प्लेड बाय हर. हॉकी इज नॉट प्लेड बाय हर. देखिए कितने स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, जितने भी इसके बाद बन रहे हैं ये सारे सरफेस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन फॉलो इसको कर रहे हैं.
असल स्ट्रक्चर इसको यही है। कहेंगे डीप स्ट्रक्चर। ये डीप स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करके ये बनाए जा रहे हैं, और ये जो जितने भी प्रोडक्टिविटी हो रही है ये इसके थ्रू बन रही है। इसी डीप स्ट्रक्चर के बेस पे सरफेस स्ट्रक्चर बनते हैं। डीप यानी कि डीप स्ट्रक्चर हुआ एक्चुअली मेन बेस, बेसिक स्ट्रक्चर। होप यू गॉट द पॉइंट। अगर अब आपका काम है फौजिया कि इसको थोड़ा सा देखना, बात मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि आगे थोड़ा सा आपको बुक को पढ़। यस, सरफेस स्ट्रक्चर क्या हुआ? सरफेस स्ट्रक्चर जितने भी, उसके बाद आप इसके ऊपर, इसकी बेस के ऊपर स्ट्रक्चर बना रही हो, मतलब आप नेगेटिव बना रही हो, पॉजिटिव बना रही हो, एक्टिव बना रही हो, पैसिव बना रही हो, डबल इंट्रोगेटिव बना रही हो, आप उसका इवन यू डायरेक्ट बना रही हो, इनडायरेक्ट बना रही हो, और यू आर क्रिएटिंग अदर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, all are coming in the category of surface structure। और उसकी बाकी की जितनी एक्सटेंशन है वो हो गया surface structure। Hope you got the point। In today's session we have learned about the practice, tree structure diagram की हमने practice सीख ली। We have even learned about B.F. Skinner, हमने B.F. स्किनर को पढ़ लिया, नॉर्म चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर को पढ़ लिया। वी हैव इवन लर्न अबाउट डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। आपका एक कंसेप्ट रहता है, इंशाल्लाह वो मैं आपको अब मंडे को करवाऊंगा, सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी, सोशो लिंग्विस्टिक की एक असाइनमेंट आपको करवाऊंगा। और आई होप के अब आप ऐसा करें कि आपका पेपर मुझे बता दें, आपके पास टाइम कितना है? सर जनवरी के फर्स्ट वीक में सुना है मैंने उनको फ़ोन किया था, जो इधर जिन्होंने मेरा ये सब जो ये ट्रांसफ़र करवाया था, तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा जनवरी के फर्स्ट वीक में आप बस तैयार रहें, इधर कुवैत में पेपर होंगे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि रोल नंबर, स्लिप, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, एम्बेसी में या आप? तो कहती हैं मैं प्रोवाइड करूँगी और इधर ही आएगा, फिक्र